Hi everyone, this is Shahrukh Saifi and welcome to the channel Simplifying Exams। बच्चों, आज की इस वन शॉट वीडियो में हम अपना चैप्टर नंबर 3 जेंडर, रिलीजन्स एंड कास्ट के बारे में कवर करने वाले हैं। अब बेसिकली देखिए, आपने जो फर्स्ट एंड सेकंड लेसन को कवर किया था, पावर शेयरिंग एंड फेडरलिज्म, वो एक तरीके से कंबाइंड लेसन थे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे टॉपिक थे जो काफी सिमिलर थे। एक तरीके से पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिल रहा था गवर्नमेंट्स के बीच में। अब ये जो लेसन है, आप देखोगे एक कॉमन थिंकिंग के ऊपर बेस्ड है। जेंडर, अब मेल एंड फीमेल सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं। रिलीजन, वेरियस टाइप के रिलीजन इंडिया में देखने को मिलते हैं। एंड कास्ट, और हर एक रिलीजन के अंदर आपको कास्ट देखने को मिलती है। तो बेसिकली ये जो लेसन है आपको इस बारे में बताएगा कि जो कॉमन थिंग्स हैं उनके बारे में लोग कैसे सोचते हैं और ये चीजें कितनी पुरानी रही है, स्पेशली अगर हम बात करें वुमेन्स के वर्क्स को लेकर, और इसके अलावा कास्ट का पॉलिटिक्स में क्या रोल रहता है। ये सारी इंफॉर्मेशन बच्चों आपको इस वीडियो में जानने को मिलने वाली। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। ओवरऑल अगर कंटेंट की बात की जाए तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो इस लेसन में हमें कवर करने हैं। शुरुआत हम करेंगे जेंडर डिवीजन के सब टॉपिक सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर की। अब बेसिकली यहाँ पे सेक्सुअल डिवीजन की बात आई है तो मेल एंड फीमेल का रोल ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा। क्या है कि बॉयज एंड गर्ल्स आर ब्रॉट अप टू बिलीव दैट द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वुमेन इज अ हाउस वर्क एंड ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन। यानी कि ये कहा जाता है कि लड़कियों में एक तरीके से पहले से ही ये मान्यता सिद्ध कर दी जाती है कि जो वुमेन्स होती है, जो फीमेल होती है, उनकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो घर के कामकाज करें और साथ ही जो बच्चों की देखभाल होती है उन्हें किया करें। दिस इज रिफ्लेक्टेड इन सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर इन मोस्ट फैमिली। और ये कोई एक दो फैमिली के केसेस नहीं है, मेजॉरिटी ऑफ फैमिली में यही हमें ज्यादा देखने को मिलता आया है। वुमेन डू ऑल वर्क इनसाइड द होम सच एज अ कुकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग क्लॉथिंग, टेलरिंग, लुक आफ्टर चिल्ड्रन। यानी ये सारे कामकाज वुमेन्स के अंडर में आते हैं। और मेंस के अक्सर ये देखा जाता है या माना जाता है कि मेंस डू ऑल द वर्क आउटसाइड द होम। तो ये सेक्सुअल डिवीजन के बेसिस पे जो लोगों के कामकाज ऐसे बांट रखे हैं। ओड हमें कब लगने लगता है? ओड हमें तब लगने लगता है कि जब एक मैन यानी कि एक मेल जब घर के कामकाज करता है और एक फीमेल बाहर के कामकाज करने लग जाते हैं। ये थोड़ी ऑड सिचुएशन हो जाती है, एक्सेप्शन और ऑलवेज देयर। तो हालांकि आज के समय तो ये काफी कॉमन हो चुका है, लेकिन अब से पहले हमें यही देखने को मिलता आया था। द रिजल्ट ऑफ दिस डिवीजन ऑफ लेबर इज दैट ऑल्दो वुमेन कॉन्स्टिट्यूट हाफ ऑफ ह्यूमैनिटी। इन सभी की वजह से, इस सभी सेक्सुअल डिवीजन की वजह से जो वुमेन्स है उनका जो रोल है वो काफी कम रह चुका है। देयर रोल इन पब्लिक लाइफ स्पेशली इन पॉलिटिक्स इज मिनिमल इन मोस्ट सोसाइटीज। पब्लिक लाइफ में वुमेन्स का ज्यादा रोल नहीं देखने को मिला है। इसके अलावा पॉलिटिक्स की बात करें तो वो तो बहुत ही ज्यादा कम रेशियो देखने को मिलता है। स्टार्टिंग में क्या होता था कि ओनली मेन वर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन पब्लिक अफेयर, वोट्स, कंटेस्ट फॉर पब्लिक ऑफिस, ये सारी चीजें उन्हीं के अंडर में आती थी। ग्रेजुअली क्या हुआ कि धीरे धीरे जो जेंडर इश्यू था ना, वो एक तरीके से पॉलिटिक्स में अब रेज्ड होता चले गया, बढ़ता चले गया। अब इससे हुआ ये कि अ सिस्टम इन विच ऑल वर्क इनसाइड द होम आइदर डन बाय द वुमेन ऑफ द फैमिली व्हाइल मेन आर एक्सपेक्टेड टू वर्क आउटसाइड टू अर्न मनी। तो ये तो एक मान्यता थी कि भैया सारे काम ऐसे ऐसे चलेंगे कि वुमेन क्या होगी घर के कामकाज और मैन जो होगा बाहर के कामकाज को सारा संभालेगा। अब ये कोई बायोलॉजिकल डिफरेंट नहीं था कि पहले से ही डिसाइडेड था जब ह्यूमंस को बनाया गया था। ये बायोलॉजिकल टर्म्स में नहीं कह सकते, इसे हम कहेंगे सोशल एंड एक्सपेक्टेशन और स्टीरियोटाइप थिंकिंग के बेसिस पे कि सोसाइटी में तो मेल फीमेल दोनों बने, लेकिन एक तरीके से मैन पावर को ज्यादा बढ़ा दिया गया और स्टार्टिंग से एक तरीके से वुमेन्स को लिमिटेड पावर देके उनका जो रोल था वो कहीं ना कहीं काफी कम कर दिया एज कंपेयर टू मेन। तो ये एक सोशल एंड एक्सपेक्टेड हमें रीजंस देखने को मिलते हैं। अब एक बार स्टेटस की बात करें इंडिया के अंदर वुमेन्स की, वो कैसे देखने को मिलती है। सबसे पहले हम सोसाइटी की भी बात कर लेते हैं। इंडिया हैज अ पैट्रियार्कल सोसाइटी एंड वुमेन फेस डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन इन वेरियस वे। स्टार्टिंग से जो हमारी सोसाइटी है इंडिया की, वो पैट्रियार्कल मानी गई है, यानी कि मैन पावर ज्यादा यहाँ पे रही है एज कंपेयर टू वुमेन। सो दैट्स अ रीजन वुमेन्स के साथ काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेट हुआ है। इसके अलावा उनको बहुत ज्यादा ऑप्रेस्ड भी किया गया। पेरेंट्स यूजुअली प्रेफर बॉय चाइल्ड एंड अबॉर्ट गर्ल चाइल्ड बिफोर शी इज बोर्न। और अक्सर हर किसी की ये पहली प्रेफरेंस रहती है कि बॉय पहले हो, यानी कि लड़का हो, और लड़की होती है तो अबॉर्ट करवा दिया जाता है। सेक्स रेशियो की बात कर लेते हैं। 927 फीमेल फॉर एवरी 1000 मेल
इन सम स्टेट ये तो 800 से भी कम है। तो ये जो डेटा है वो ऑलरेडी आपकी एनसीईआरटी बुक में आपको मेंशन मिलेगा। लेकिन अगर आप ये सारी चीजें प्रेजेंट टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हो तो कहीं ना कहीं ये ब्रेक भी होती चली गई है, यानी कि अपग्रेडेड होती चली गई है, काफी ज्यादा हमें चेंजेस भी देखने को मिल चुका है। लेकिन हमें बात करनी है कि पहले से क्या चलता आ रहा था, उसके ऊपर हमारा मेन फोकस है। एजुकेशन सेक्टर की अगर बात करें, 74% ऑफ मेन आर लिटरेट, यानी कि पढ़े लिखे, जहां पे ओनली 56% वुमेन जो है वो पढ़ी लिखी है। तो कंपैरिजन में फिर से मेन ज्यादा है। स्कूल रिजल्ट की अगर बात करें, परफॉर्मेंस ऑफ गर्ल इज इक्विवेलेंट टू बॉयज। समटाइम तो ऐसा भी होता है कि बॉयज से ज्यादा होती है। द पेरेंट्स एम टू इन्वेस्ट ऑन एजुकेशन ऑफ सेंस, क्योंकि अक्सर ये भी कहा जाता है और सिचुएशन में कि जो फीमेल है यानी कि जो गर्ल है उसकी तो शादी हो जाएगी, तो उसके बाद क्या करता है कि जो इन्वेस्टमेंट होती है ज्यादा सन यानी कि मेल के ऊपर ज्यादा की जाती है। दे डू नॉट इंकरेज द गर्ल्स इन दिस रिगार्ड। तो ये हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर वर्क की बात की जाए तो वर्क में भी देखिएगा, वुमेन आर पेड लेस देन मेन फॉर इक्वल वर्क। वी हैव इक्वल वेजेस एक्ट इन इंडिया, हमारे यहाँ पे इक्वल वेजेस एक्ट भी है, which state that women should be paid equal wages for the equal work, but फिर भी आप देखते हो इन रियलिटी में कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेट देखने को मिलते हैं। ऑन एन एवरेज अगर बात की जाए, वुमेन वर्क्स एन 1 hour मोर देन अ मैन। तो कहने का मतलब है कि 1 घंटे ज्यादा वुमेन काम भी करती है एज कम्पेयर टू मैन, बट फिर भी उनको सैलरी के बेसिस पे कम ही दिया जाता है। हाउएवर हर वर्क इज नॉट वैल्यू लाइक दैट ऑफ हर मेल काउंटर पार्ट। तो जितने प्रेफरेंस मेल के काम को दी जाती है उतनी वुमेन को नहीं दी जाती। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की अगर बात करें, लोकसभा के अंदर वुमेन रिप्रेजेंटेशन नेवर टच 10% के समथिंग, और स्टेट असेंबली में तो ये और ज्यादा कम है, 5% के आसपास। मोस्ट ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर आर मेल। आप खुद देख लीजिएगा, 28 स्टेट के समथिंग है हमारे, और हर एक स्टेट के अंदर आपको मेल ही चीफ मिनिस्टर देखने को मिलेगा। बस एक ऐसा स्टेट है वेस्ट बंगाल जहाँ पे ममता बनर्जी है। लेकिन अभी एक इनिशिएटिव ये भी लिया गया कि हमारी जो प्रेजेंट टाइम की प्रेसिडेंट है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, तो वो भी फीमेल है, ट्राइबल कम्युनिटी से आते हैं, तो अच्छी चीज है ये सारी। इन दिस रिगार्ड इंडिया इज बिहाइंड सेवरल डेवलपिंग नेशन ऑफ अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका। ऐसी सिचुएशन में हम अभी भी अफ्रीका लैटिन अमेरिका से काफी पीछे हैं। टू empower women, 1/3 of total seats are now reserved for women in a rural and urban local bodies। जो थर्ड टीयर की गवर्नमेंट है, आपने फेडरल स्ट्रक्चर में समझा होगा, तो वहां पे 1/3 सीट को एक तरीके से वुमेन्स के लिए रिजर्व कर दी गई है, जो कि ये गुड इनिशिएटिव है, यानी वुमेन के एम्पावरमेंट के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें अपने नेक्स्ट टॉपिक की, वो रिलीजन से रिलेटेड है। तो रिलीजियस डिफरेंसेस इन पॉलिटिक्स की अगर बात करें तो इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, क्योंकि यहाँ पे आपको हिंदुइज्म, इस्लाम, बुद्धिज्म, सिखिज्म सारे रिलीजन देखने को मिलते हैं। इवन गांधी जी का तो ये बिलीव्ड था कि पॉलिटिक्स कैन बी नेवर सेपरेटेड फ्रॉम रिलीजन। उनका इस वजह से उन्होंने कहा था कि धर्म कभी भी राजनीति से अलग नहीं हो सकता। उनके कहने का मतलब ये था कि बाय रिलीजन ही मेंट मोरल वैल्यू दैट बाइंड ऑल रिलीजन, यानी कि मोरल वैल्यू एक तरीके से पॉलिटिक्स में सभी रिलीजन की एक तरह से कनेक्ट करने का काम करते हैं। द विक्टिम ऑफ कम्युनल राइट क्या कहते हैं, एज क्लेम बाय ह्यूमन राइट ग्रुप बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी। वो कहते हैं कि जो ज्यादातर जो राइट्स हमें देखने को मिलते हैं उसमें माइनॉरिटी ग्रुप को काफी ज्यादा नुकसान होता है, ऐसा ह्यूमन राइट ग्रुप का कहना है कि उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए। और उसी तरह वुमेन्स भी इस बात में बात कहती है कि द मूवमेंट ऑफ वुमेन एम टू चेंज ऑल फैमिली लॉ एज दे फोस्टर द सीड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कि भैया घर पे लड़कों की ज्यादा चलेगी, सारा जो संपत्ति है, जो पैसा है, वो बाप से बेटे को जाएगा। तो ये थोड़े फैमिलीज जो लॉज है उसमें भी चेंजेस लाना चाहिए, ऐसा वुमेन ग्रुप्स की बात की जाती है ऐसे में। इसके अलावा अगर हम बात करें कम्युनलिज्म की, तो कम्युनलिज्म एक नेगेटिव वर्ड है जो कि एक तरीके से गलत इंफॉर्मेशन पे और काफी सेंसिटिव माना जाता है, कि इसमें लोगों की थिंकिंग इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो समटाइम सच की और जाने नहीं चाहते, यानी कि वो रियलिटी के बेसिस पे जाने ही नहीं चाहते। तो कम्युनलिज्म कुछ ऐसा है। अब रिलीजन के अंदर ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और पॉलिटिक्स में इसका काफी ज्यादा हमें यूज देखने को मिलता है। कम्युनलिज्म कैन बी डिफाइंड एज द सिचुएशन वेयर वन कम्युनिटी प्रमोट्स इट इंटरेस्ट एट द कॉस्ट ऑफ अनदर। आपने श्रीलंका का केस के बारे में पढ़ा होगा, मेजोरिटेरिज्म का, कि वहाँ की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है सिन्हाला, सारा काम उनके फेवर में होगा, चाहे वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो, गवर्नमेंट जॉब्स देना हो, चाहे वो रिलीजन को सिक्योर करना हो, या फिर उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज सिन्हाला को प्रमोट करना हो। तमिल कहीं भी जाए उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो कम्युनलिज्म कहीं ना कहीं ऐसे ही रिलेवेंट चीजों में हमें देखना पड़ता है। द सेंट्रल आइडिया बिहाइंड कम्युनल पॉलिटिक्स इज दैट रिलीजन इज द बेसिस ऑफ सोशल कम्युनिटी। और पॉलिटिक्स में तो कम्युनलिज्म काफी ज्यादा देखने को मिलता है। आप इंडिया का एग्जाम्पल ले लीजिएगा। वन कम्युनिटी ट्राइज टू सरपास अनदर कम्युनिटी इन टर्म्स
टर्म्स ऑफ मिलिट्री और पॉलिटिकल एप्टीट्यूड। तो कहने का मतलब है कि एक कम्युनिटी सरपास करने का काम करती है मिलिट्री के बेसिस पे या फिर पॉलिटिकल एप्टीट्यूड के बेसिस पे अनदर कम्युनिटी का। उसकी नजर में उसकी कम्युनिटी सबसे बेस्ट है, अदर कम्युनिटी से उसे कोई लेना देना नहीं है। अगर इसके हम कॉन्सेप्ट की बात करें, द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनलिज्म पॉलिटिक्स का, तो इसमें देखिए सबसे पहला होता है कि रिलीजन इज द प्राइमरी फैक्टर इन द फॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। तो अगर आप कम्युनलिज्म के कॉन्सेप्ट की बात करें पॉलिटिक्स में, तो सबसे पहले रिलीजन को प्राइमरी फैक्टर माना जाता है। इसके अलावा जो फॉलोवर होते हैं, रिलीजन मस्ट बी फ्रॉम वन कम्युनिटी। अगर आप इसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो उसके फॉलोवर भी एक ही कम्युनिटी से बिलोंग होना चाहिए, ताकि उनके जो थिंकिंग है वो काफी ज्यादा मैच करे। देयर फंडामेंटल इंटरेस्ट आर द सेम, और उनके फंडामेंटल इंटरेस्ट भी काफी सेम होने चाहिए। लेकिन एक सवाल यहाँ पर भी आता है कि व्हाई इज थ्योरी ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स रॉन्ग, कि ये क्यों गलत है। और गलत इस बेसिस पे हो जाती है क्योंकि पीपल ऑफ द सम रिलीजन डू नॉट हैव सेम इंटरेस्ट एंड एस्पिरेशन in every context, कि हर किसी का एक जैसा माइंड नहीं होता। हर कोई अपने अपने कॉन्टेक्स्ट में काफी एक दूसरे से अलग होते हैं। उनकी जो एस्पिरेशन होते हैं, जो आकांक्षाएं होते हैं, वो भी हमें डिफरेंट देखने को मिलती है। एवरीवन हैज अ डिफरेंट आइडेंटिटी इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। तो हर किसी की एक अलग पहचान होती है अलग कॉन्टेक्स्ट के अंदर। सो दैट्स द रीजन कि ये जो कम्युनल पॉलिटिक्स है वो एक तरीके से रॉन्ग भी हो जाती है। इसके अलावा हम तीसरी इसी के रिलेवेंट में बात करें, कम्युनलिज्म कैन टेक वेरियस फॉर्म इन पॉलिटिक्स। तो वो कैसे कैसे ले सकता है उसके बारे में आप समझ लीजिए। द मोस्ट कॉमन एक्सप्रेशन ऑफ कम्युनलिज्म इन एवरीडे बिलीफ, यानी कि लोगों के जो रोजमर्रा के बिलीव्स होते हैं ना, जो विश्वास होते हैं, उनके ऊपर कम्युनलिज्म ज्यादा बेस करता है। वो आपने एक ये जरूर सुना होगा कि जब 10 बार झूठ बोलो तो 11वीं बार वो सच लगने लग जाता है। सपोज दैट कि आपने एक झूठ एक साइड से सुना और वही झूठ आपने अलग अलग जगहों से सुना, तो आपको क्या फील होने लग जाता है कि यार ये तो सच बात है। दिस रूटीनली इन्वॉल्व रिलीजियस प्रेजुडाइज, स्टीरियोटाइप्स ऑफ रिलीजन कम्युनिटीज एंड बिलीव इन द सुपीरियर ऑफ वंस रिलीजन ओवर अदर रिलीजन। तो ये सारी चीजें इन्हीं के ऊपर बेस्ड होती है। प्रेजुडाइज थिंकिंग, कि किसी के बारे में जाने भी नहीं, पहले से उनको एक तरीके से जज कर देना। इसके अलावा लोगों की ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग जो पुराने टाइम से चलती आ रही, जो उन्होंने किसी से सुनी हुई है, तो ये सारी चीजें इनके ऊपर बेस्ड होती है। अ कम्युनल माइंड ऑफन लीड टू क्वेस्ट फॉर पॉलिटिकल डोमिनेशन वंस ऑन रिलीजन कम्युनिटी। वो चाहता है कि उसकी जो एक तरीके से कम्युनिटी है, जो रिलीजियस कम्युनिटी है, वो पॉलिटिकल डोमिनेंस करे। अनदर कितनी भी उसके सामने कम्युनिटी क्यों ना हो, वो सबसे सुपीरियर माने अपने आप को। एग्जांपल के तौर पे हमने बात करी थी मेजॉरिटी कम्युनिटी एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी के बेसिस पे हमेशा से कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलता आया है, चाहे वो बेल्जियम का केस हो, श्रीलंका का केस हो। हालांकि बेल्जियम ने तो एकोमोडेट कर लिया था, समझदारी दिखा दी थी, श्रीलंका ने ऐसे नहीं किया। इसके अलावा व्हाई डज कास्ट सिस्टम स्टिल परसिस्ट, कि आज भी कास्ट सिस्टम क्यों परसिस्ट करता है, क्या इसके रीजन है। मोस्ट पीपल प्रेफर टू मैरी विद इन देयर ओन कास्ट और ट्राइब। आज हम ये देखते हैं कि आज भी बहुत सारे लोग जो है अपनी ही कास्ट में, अपने ही ट्राइब में शादी करना पसंद करते हैं। जो अनटचेबिलिटी आर्टिकल नंबर 17 के अकॉर्डिंग इसे एबॉलिश कर दिया गया था, बट फिर भी आप कह सकते हो कि कंप्लीटली एंडेड नहीं हुई है। आज भी ऐसे बहुत से एरिया आपको देखने को मिलेंगे, स्पेशली रूरल एरिया के अंदर, जहां की कोई कवरेज नहीं आ पाती, तो वो आज भी ये प्रैक्टिस की जाती है। द कास्ट ग्रुप दैट हैड एक्सेस टू एजुकेशन हैव कंटिन्यू टू डू वेल। इसके अलावा हाउ कास्ट इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स, तो देखिए व्हेन पार्टी चूज कैंडिडेट इन इलेक्शन दे कीप इन माइंड द कास्ट, द कॉम्पोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी। फॉर एग्जांपल कि अगर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर कोई पार्टी अपना लीडर को कंटेस्ट करवाना चाहते हैं, वो ये देखते हैं कि यहाँ पे कौन सी जनसंख्या सबसे ज्यादा है, किस कम्युनिटी की सबसे ज्यादा है, तो उनके माइंड में ये रहता है कास्ट वाला जो रोल होता है ना, वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। पॉलिटिकल पार्टी एंड कैंडिडेट्स अपीलिंग टू द कास्ट सेंटिमेंट ऑफ द पीपल, ताकि वो उनको ज्यादा वोट दे। कास्ट अलोन कैन नॉट डिटरमाइन इंडियन इलेक्शन, लेकिन ये भी बात की जाती है कि कास्ट के बेसिस पे आप इलेक्शन नहीं जीत सकते, क्योंकि इंडिया का इलेक्शन काफी वास्ट होता है और उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर मैटर करते हैं। फॉर एग्जांपल, नो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द कंट्री हैज अ क्लियर मेजॉरिटी ऑफ द वन सिंगल कास्ट, सो एवरी कैंडिडेट एंड पार्टी नीड्स टू विन कॉन्फिडेंस ऑफ मोर देन वन कास्ट एंड कम्युनिटी टू विन इलेक्शन। आप पर्टिकुलर एक एरिया से ले सकते हो वोट, नो डाउट, लेकिन आप हर एरिया से ऐसा नहीं ले सकते हो। नो पार्टी विन द वोट ऑफ ऑल द वोटर ऑफ द कास्ट और कम्युनिटी। कोई भी ऐसी कम्युनिटी नहीं है कि जो अपनी कास्ट के बेसिस पे वन साइडेड इलेक्शन को आराम से जीत जाए। पीपल से दैट अ कास्ट इज अ वोट बैंक ऑफ वन पार्टी, इट यूजुअली मींस दैट अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द वोटर फ्रॉम दैट कास्ट फॉर दैट पार्टी। वोट बैंक के बारे में बताया जा रहा है। वोट बैंक का मतलब यही होता है कि पर्टिकुलर एक कम्युनिटी, एक रिलीजन, एक कास्ट वाले लोग इसी पार्टी को वोट करेंगे, तो ये वोट बैंक होता है। चाहे वो उनके लिए कैंपेन करे या फिर ना करे, उनके लिए प्रमोशन
करे या फिर ना करे, फिर भी उनका वन साइडेड जो वोट है वो वहीं पे जाना है। यानी कि होता है ना पहले से ही फिक्स्ड है कि ये यहाँ से वोट तो मुझे ऑटोमेटिकली ही मिल जाएंगे, तो ये वोट बैंक कहलाया जाता है। मैनी पॉलिटिकल पार्टी में पुट अप कैंडिडेट फ्रॉम द सेम कास्ट। अब क्या होता है, फ्रॉम एग्जाम्पल अगर हम यहाँ से देखें कि XYZ कैंडिडेट जो है वो अलग अलग पार्टी के लेकिन सेम कास्ट से, लेकिन वोटर तो एक ही वोट डाल सकता है, उसकी जो कास्ट है वो तीनों कैंडिडेट की कास्ट है। अब वो किसे वोट डालेगा, यार मेरी कास्ट का तो X वाला भी है, मेरी कास्ट का Y वाला भी है, मेरी कास्ट का Z वाला भी है, तो मैं किसे वोट डालूं। तो ये यहाँ पर भी सिचुएशन जो होती है थोड़ी बहुत क्रिटिकल हो जाती है। सम वोटर हैव मोर देन वन कैंडिडेट फ्रॉम देयर कास्ट व्हाइल मेनी वोटर हैव नो कैंडिडेट फ्रॉम देयर कास्ट। ये वही बात होगी जैसा भी मैं आपको समझा रहा था कि कई बार ऐसा होता है कि एक वोटर के जो एक तरीके से जो कंटेस्टेंट्स होते हैं ना वो सेम कास्ट के होते हैं, और कभी कभार ये भी देखने को मिलता है कि जो वोटर है वो जिसे वोट डालने जा रहा है उसकी कास्ट से ही बिलोंग नहीं करता। तो देख रहे हो ये सिचुएशन, कहीं पे इतनी ज्यादा तो कहीं पे इतनी कम, तो ये काफी ज्यादा फिक्स्ड बिल्कुल भी नहीं। द रूलिंग पार्टी एंड द सिटिंग MP और MLA फ्रिक्वेंटली लूज इलेक्शन इन आवर कंट्री, क्योंकि डेमोक्रेसी की सबसे अच्छी बात यही होती है कि कोई भी यहाँ पे परमानेंट नहीं है, चाहे वो कितने भी टाइम तक रहा हो, एक ना एक दिन उसे हारना पड़ता ही है और उसे अपनी हार को स्वीकार करना भी पड़ता है। तो ये सारी चीजें बच्चों कास्ट के बारे में हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम बात करें आउटकम ऑफ पॉलिटिकल एक्सप्रेशन की कास्ट के रिलेवेंट में ही, तो देखिए इट हैज प्रोवाइड स्पेस एंड अपॉर्चुनिटी फॉर द डिसएडवांटेज ग्रुप टू डिमांड देयर शेयर इन पावर। अगर कोई किसी से वोट मांगने भी जाता है कोई लीडर, तो कहीं ना कहीं वो इस वजह से उनको वोट डालेंगे जो उनके लिए डेवलपमेंट से रिलेटेड काम कर सके। स्पेशली यहाँ पे डिसएडवांटेज ग्रुप की बात हो रही है। इट आल्सो हेल्प देम टू फाइट फॉर सोशल जस्टिस, क्योंकि जो लीडर होते हैं उनके पास पावर होती है ताकि वो उनके काम में आ सके, वेलफेयर एसोसिएशन उनका ज्यादा अच्छा कर सके। कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स सर्टेनली नॉट हेल्थी इन अ डेमोक्रेसी। अगर आप कास्ट बेस्ड की ही पॉलिटिक्स करते रहोगे तो ये थोड़ा ठीक नहीं माना जाएगा। इलेक्शन कैंपेनिंग तक ये फिर भी इतना हाइप बन जाता है, लेकिन अगर आप इलेक्शन जीतने के बाद भी ऐसे करते हो तो डेवलपमेंट नहीं हो सकता और डेमोक्रेसी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होता। इट कैन डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम द अदर इंपॉर्टेंट इशू लाइक पॉवर्टी, डेवलपमेंट एंड करप्शन। लोग रिलीजन बेसिस पे ही अगर लड़ते रहेंगे तो ये जो बेसिक नीड है लोगों की ये कहां से फुलफिल हो पाएगी। इट कैन आल्सो लीड टू टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस। तो इससे होगा क्या, बस टेंशन क्रिएट होगी, माइंड जो होगा वो नैरो माइंडेड होता चले जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट होने लग जाएंगे और एक ऐसा टाइम आएगा कि वायलेंस होने लग जाएगा कि कोई नहीं जीतेगा, कि तुम्हारी कम्युनिटी हमारी कम्युनिटी हमेशा सही, ऐसा चलता रहेगा। क्योंकि ये थोड़ा सेंटिमेंट्स वाले चीजें है ये कि किसी की भी भावना यहाँ पे आघात पहुंच सकता है। तो ये सारी चीजें हमें स्पेशली इन्हीं चीजों में हमें देखने को मिलती है। तो ये था बच्चों हमारा चैप्टर नंबर 3। इंपॉर्टेंट लेसन है काफी ज्यादा, एग्जाम में भी इसके क्वेश्चन आते हैं। MCQ बच्चों ऑलरेडी आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। जो क्वेश्चन आंसर सीरीज है वो भी मैंने आपके लिए अपलोड कर दिया, अब जरूर चेकआउट कर लेना। सारे आपको जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट में भी देखने को मिल जाएंगे। तो कैसे लगी बच्चों आपको ये वन शॉट वीडियो चैप्टर नंबर 3 की, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, पढ़ते रहो और ऐसे ही आगे बढ़ते रहो।